Okay, welcome back, students. So up to last lecture, we completed acceleration due to gravity and numerical related to the acceleration due to gravity. In today's lecture, we are discussing a new bit of this chapter, and this bit is a gravitational field and gravitational field intensity. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इस बिट को हम, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सो बिफोर स्टार्टिंग मीटिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी अगर दिक्कत आता है तो चैट बॉक्स में बोलिएगा. अगर आप कुछ बोलते हो तो मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है. इस वजह से आप कुछ भी अगर बोलते हो तो मुझे सुनाई नहीं देगा. इस वजह से कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा. ओके, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट today's lecture related to the gravitational field and gravitational field intensity. तो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या रहेगा, आप देखिएगा. कोई भी जो फील्ड होता है ना, वो जैसे आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, एंड सो ऑन. तो ऐसा ये बीट रहेगा. अलग अलग फील्ड्स अलग अलग फोर्सेज जनरेट करते हैं. तो अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है. फील्ड मतलब एक रीजन होता है. ओके, जिस रीजन में कोई भी गिवन चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, ऐसे रीजन को फील्ड कहा जाता है. अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग फील्ड्स होते हैं. ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से जो फील्ड जनरेट होता है ना, इससे हमेशा अट्रैक्शन ही होता है. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिपल्शन कभी भी नहीं होता है. देर इज नो रिपल्शन ऑकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली अट्रैक्शन इज ऑकर. दैट्स व्हाई इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा, आप देखिएगा. ये एक गिवन मास है, एक पॉइंट मास है, यम रहेगा. ये एक मतलब पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल यम है. तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एक रीजन तक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है. ऐसे एक मैं सर्कल एक स्फीयर फॉर्म कर रहा हूँ कि इस स्फीयर तक ये पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने वाला है. और इस लिमिटेड रीजन को इस पार्टिकल के कहा जाता है. दिस लिमिटेड रीजन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. द रीजन अराउंड द गिवन मास, द रीजन अराउंड द गिवन मास इन विच it attracts the other mass is called as gravitational field. तो यही ग्रेविटेशनल फील्ड का डिफिनेशन रहेगा. लिखिएगा, दिस इज द फर्स्ट बिट, ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो लिखिएगा इसका डिफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड का. द रीजन अराउंड अ गिवन मास, द रीजन अराउंड अ गिवन मास within it the region around the given mass, within it can exert, within it can exert gravitational force on other mass. Within it can exert gravitational, within it can exert gravitational force on other mass, gravitational force on other mass. ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या रहेगा, एक रीजन रहेगा जिस रीजन के अंदर गिवन पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा. उस रीजन को एक ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है. ओके, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, आई होप सभी को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ. द रीजन अराउंड द गिवन मास, within it can attract other mass with gravitational force. Within it can attract other mass with gravitational force. This region is called gravitational field. तो हर एक ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है. अब देखिएगा, ये गिवन मास है यम, इसके में कुछ डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ. ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. तो बताओ किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ऑन विच पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बताओ सभी आंसर. राइट आंसर है ए पॉइंट पर.
ए पॉइंट नजदीक है इस मास के, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ए पॉइंट पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। ओके, आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, वो होता है जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का जो स्क्वायर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस बढ़ने वाला है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने वाला है, एंड सो ऑन। ओके, सो इस वजह से मतलब इस पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और इस पॉइंट बी पर कम है। तो अभी देखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमने डिफाइन कर दिया, अभी हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कितनी इंटेंसिटी से वो अट्रैक्ट करेगा, या मतलब कितनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट करेगा इस गिवन पार्टिकल को, इसका कैलकुलेशन मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। ओके, अब देखिएगा डिस्टेंस चेंज हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है। तो अभी हमें जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना, सपोज एक पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, एक पॉइंट पी है इस कैपिटल एम मास के, इस कैपिटल एम मास के अराउंड एक पॉइंट पी मैंने कंसिडर किया है, जिस पॉइंट पी पर मुझे अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एक यहाँ पर यूनिट मास प्लेस करने वाला हूँ। यूनिट मास मतलब जिसका मास 1 kg रहेगा। ओके, ऐसा एक यूनिट मास मुझे प्लेस करना है, और वो कितना ग्रेविटेशनल, कितना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, यूनिट मास से अगर हम डिवाइड करेंगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो जो मिलेगा उसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अब ये इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स अपॉन मास अगर हम करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, इसे आई से इंडिकेट करते हैं जनरली हम। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ना, उस पॉइंट पर हमें यूनिट मास को रखना है, और वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मतलब ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। ओके, अब बताओ मुझे, सपोज मैं यहाँ पर दो मास लिए, एक मास 1 kg है, मतलब स्मॉल एम से इंडिकेट कर रहा हूँ, एक मास कैपिटल एम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज आर है। ओके, तो बताओ इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? टेल मी द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। यही आएगा जो मैंने नीचे लिखा है, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पर हम स्मॉल आर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो बेटर वे मैं कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लेता हूँ। इज इट ओके? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो पार्टिकल्स के बीच में कितना आएगा? जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कैपिटल एम ये बड़े वाले मास पार्टिकल का मास है, स्मॉल एम मतलब वो यूनिट मास है। ठीक है, अभी इसे मुझे क्या करना है, एम से डिवाइड करना है, तो जो मिलेगा मुझे वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। तो आई मतलब ये एफ बाई एम होगा, तो मुझे 1/m से मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को, दैट इज जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से। ओके, तो ये स्मॉल एम कट हो गया। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा देखिएगा, जीएम बाय आर मिलेगा। इज इट ओके? तो ये रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा बोलो बच्चों अब? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, टेल मी। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा बोलो? फोर्स को हमें यूनिट मास से डिवाइड करना है, वी आर डिवाइडिंग फोर्स बाय यूनिट मास। इस फॉर्मूले पर मत कॉन्सेंट्रेट करो, इस फॉर्मूले पर करो। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, तो इस वजह से इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर केजी। इज इट ओके? सो न्यूटन पर केजी इज द ऐसा यूनिट फॉर दिस क्वांटिटी, और सीजीएस यूनिट आएगा डाइन पर ग्राम। ओके, और डायमेंशन क्या आएगा इसका बोलो? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी? डायमेंशन आपको पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का अगर निकालना है तो फोर्स का m1 L1 T⁻², इसे हमें डिवाइड करना है किससे? m1 से।
तो m1 गेट कैंसल और फाइनली आएगा m0 L1 T⁻²। ओके, तो ये मिलने वाला है। इज इट ओके? मतलब बताओ इसका डायमेंशन किसके साथ इक्वल आ रहा है? टेल मी। इसका डायमेंशन किसके साथ इक्वल आ रहा है? ए मतलब क्या है बताओ? एक्सेलरेशन, राइट आंसर है। ओके, एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा तो भी चलेगा, दोनों के भी डायमेंशन एक ही है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नथिंग बट एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है। ओके, मतलब जब हम गिवन मास रहता है ना, यूनिट मास, उसको अगर हम गिवन मास के अराउंड रखते हैं ना, तो इस गिवन मास की वजह से उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्सर्ट होगा, ये कैलकुलेशन मतलब ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। ओके, जिस यूनिट मास पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ना, तो वो गिवन मास की वजह से कितना एक्सेलरेट होगा, उसका कैलकुलेशन मतलब ही उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। ओके, इज इट ओके? तो ये सब लिख लो जल्दी से, चलो फटाफट। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया हमने, gm/r। ओके, सॉरी gm/r², यहाँ पर गलती से रह गया था, यम कैंसिल हो जाएगा, तो gm/r², ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लो। राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सब पार्ट लिख लो आप, और लिख लेना इसमें द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट within a gravitational field, at a point within a gravitational field is defined as the gravitational field intensity at a point within a gravitational field is defined as the gravitational force exerted on unit mass, gravitational force exerted on unit mass placed at that point, unit mass placed at that point. ओके, इसके बाद फिर उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, I इज इक्वल टू F/m, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फिर उसका ये भी फॉर्मूला लिख लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ G एंड M, gm/r²। ओके, ऐसा यूनिट आएगा उसका न्यूटन पर केजी, सीजीएस यूनिट आएगा डाइन पर ग्राम, और डायमेंशन आएगा L1 T⁻²। ओके, नाउ सी हियर, अब मैं इसे रफ करता हूं। अभी हमें इसका वेक्टर फॉर्म देखना है, इसका वेक्टर फॉर्म भी रहेगा। ओके, वेक्टर फॉर्म में आपको पता है हमें कोई ना कोई तो भी यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, और वो यूनिट वेक्टर हमें आर के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। आर मतलब ये पोजीशन वेक्टर रहेगा। ओके, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा, मतलब वो जो यूनिट मास था ना, वो हमारे गिवन मास ने फोर्स एक्सर्ट करने के बाद उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से ये जो वेक्टर होगा ये उस पार्टिकल से निकलने वाला है, यूनिट मास से निकलने वाला है। ओके, और वो पार्टिकल की तरफ रहेगा। ठीक है, मतलब गिवन मास से पार्टिकल की तरफ रहेगा। देखिएगा, ये हमारा गिवन मास यम है, तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट होने वाला है, और ये जो इंटेंसिटी है ना, ये इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा उसके, क्योंकि आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, हमारे वेक्टर फॉर्म में हम नेगेटिव वे से इंडिकेट करते हैं। इस वजह से इसका जो वेक्टर फॉर्म आएगा, वेक्टर आई, ये gm/r² हमारा नॉर्मल फॉर्मूला जैसा वैसे ही लिखना है, और सिर्फ इसे आर कैप से मल्टीप्लाई करना है। ओके, माइनस आर कैप से। माइनस क्यों? क्योंकि आपको पता है अट्रैक्टिव फिनोमिनॉन हम वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। या फिर आप ऐसा भी बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब
अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ये दोनों भी वेक्टर्स, ठीक है। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पर भी देखिएगा इस वेक्टर फॉर्म में आर कैप को अगर हम वेक्टर आर से रिप्लेस करते हैं तो फिर नीचे ओके, ठीक है, माइक ऑफ कीजिएगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्लेस करते हैं तो आर क्यूब आ जाएगा जीएम बाय आर क्यूब। इज इट ओके? तो बस इतना ही बिट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन में। ओके ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या रहेगा? किसी भी गिवन पार्टिकल ने जिसका मास m है, उसने जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट किया है यूनिट मास पर, उसका कैलकुलेशन मतलब ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है। ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई रब दिस? अब देखिएगा अलग अलग सरफेस पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम देखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म भी हो गया। अभी देखिएगा हमें लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। गिव द नेक्स्ट रीडिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें अब क्या करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कंसिडर वन पार्टिकल विच इज इन स्फेरिकल शेप। अभी अंदर से पूरा भरा हुआ है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्फीयर आप इसे कह सकते हो। ओके, ये पहला बिट है, दैट इज सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो इसके अलग अलग जगह पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और इसका ग्राफ भी हमें निकाल के दिखाना है। ये ग्राफ भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो अच्छे से याद रखना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमें अब स्फेरिकल मास के लिए चाहिए। अब तीन केस है। पहला केस क्या रहेगा? पॉइंट आउटसाइड रहेगा स्फीयर के। दूसरा केस क्या रहेगा? पॉइंट सरफेस पर रहेगा। ओके, और तीसरा केस क्या रहेगा? पॉइंट बीच में रहेगा इस सॉलिड स्फीयर के। ओके, तो ऐसे तीन चार जगहों पर हमें क्या करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर पर निकालने वाले हैं और ये एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर ग्रेटर देन रहेगा रेडियस से उस स्फीयर के। तो ये स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर है ना, तो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से अगर बड़ा है तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट रहेगा जिस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो आउटसाइड द स्फीयर रहेगा। ओके, ये पॉइंट डेफिनेटली आउटसाइड रहने वाला है और इस पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो ये पॉइंट पी आउटसाइड द गिवन मास रहेगा। ओके, और जिस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना रहेगा हमारे गिवन मास से, कैपिटल एम से स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट पर अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो, ओके, तो वो कितना आएगा? I इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो यही फॉर्मूला रहेगा जिस फॉर्मूले से आप आउटसाइड सॉलिड स्फीयर के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ये पहला केस है सॉलिड स्फीयर का, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, और उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतना रहेगा। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो माइनस जी एम बाय आर इंटू माइनस आर कैप, बस आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज ये जी एम बाय आर स्क्वायर रहेगा और डायरेक्शन वाइज हमें आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड देखते हैं हम। केस सेकंड मतलब ऑन द सरफेस। ओके, अब ये पॉइंट पी क्या रहेगा? ऑन द सरफेस रहेगा। तो अब इसका डायग्राम कैसा आएगा? अब देखिएगा केस टू का, ये स्फीयर है हमारा जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसी सरफेस पर पॉइंट पी है जिस स्फीयर का मास एम है। तो अब बताओ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा ऑन द सरफेस? ऑन द सरफेस मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से इक्वल रहेगा। ओके, इन दिस कंडीशन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो फिर जी एम बाय आर स्क्वायर राइट आंसर है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा? अब देखिएगा जी एम बाय आर स्क्वायर राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कैपिटल आर से। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगा जी एम बाय
कैपिटल आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर आप देखिएगा माइनस आर कैप से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर भी, और जी एम बाय आर स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड रहेगा उसका ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर। अब केस 3 रहेगा लास्ट है, इसमें आप छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा हमें। ओके, पहले मुझे बताओ, इतने हम ये दोनों केस लिख लिए आपने, मुझे आप कुछ पार्ट रफ करना पड़ेगा तभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये पार्ट लिख लिया आपने ऑन द सरफेस, और सरफेस के बाहर हमने केस लिख लिया। अभी मैं ये जगह खाली कर देता हूँ और इस जगह पर हम लिखेंगे अब थर्ड बिट का। ठीक है, तो ये पहले दो केसेस हो गए। अब केस थर्ड क्या है, इनसाइड द स्फीयर अब एक पार्टिकल रहेगा। ये स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर था, तो इसके कुछ डिस्टेंस स्मॉल आर पर, मतलब अंदर ही अब वो ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, मतलब वो यूनिट मास हम अंदर रखने वाले स्फीयर के, जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ओके, तो अब देखिएगा ये वो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो जैसे हम अंदर जाते हैं ना, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते वक्त भी हम अंदर गए थे अर्थ के, तो अर्थ का मास रिड्यूस हुआ था। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ना किसी चीज के, तो रिजल्टेंट मास रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये बड़ा रेडियस कैपिटल आर है जिस स्फीयर का मास कैपिटल एम है। ओके, तो बताओ मुझे इस छोटे से स्फीयर का अगर मैं मास एम डैश एज्यूम करता हूँ, मास ऑफ दिस इनसाइड स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर इज स्मॉल एम, तो ये स्मॉल एम में कैसे निकालूंगा बताओ, हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस स्मॉल एम। ठीक है, अब इस स्फीयर में अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ना, तो वो कितना आएगा। इन दिस कंडीशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज, ये थर्ड केस का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा। जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये रहेगा उसका करेक्ट फॉर्मूला। एम डैश मतलब क्या रहेगा, मास ऑफ इनर स्फीयर। अभी पहले दो केसेस में आप ऑब्जर्व करो, स्फीयर के मास पर कुछ भी इफेक्ट नहीं था, क्योंकि वो पॉइंट आइदर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर था या फिर आउटसाइड था। इस वजह से स्फीयर के मास पर कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये पॉइंट जिसका रेडियस स्मॉल आर है, अब ये इनसाइड द स्फीयर होने के कारण अब यहाँ पर मास उस इनसाइड स्फीयर का एम डैश लेना है। और ये एम डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, एम डैश किस सेक्शन का मास है, जिस सेक्शन का रेडियस आर है, तो उस सेक्शन का वॉल्यूम कितना आएगा, उस सेक्शन का वॉल्यूम कितना आएगा। देखिएगा यहाँ पर हमें किस लॉजिक से फाइनल आंसर निकालना है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू जिस पोर्शन का हमें मास चाहिए उस पोर्शन के वॉल्यूम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल मास इस स्फीयर का कैपिटल एम था, टोटल रेडियस इस स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब था बड़े वाले स्फीयर का। तो बड़े वाले स्फीयर का टोटल मास, बड़े वाले स्फीयर का टोटल वॉल्यूम हमने डिवाइड कर दिया। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। और हमें कितने सेक्शन का मास चाहिए, उतने सेक्शन का जिसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब है। इज इट ओके। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया, तो क्या आएगा फिर ये आंसर, एम डैश, ये जो मास रहेगा ये कैपिटल एम इंटू आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब रहेगा। अब ये एम डैश का वैल्यू मुझे पुट करना है पहले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा फिर देखिएगा इंटेंसिटी का फाइनल आंसर, इंटेंसिटी आई डैश इज इक्वल टू जी एम डैश है, तो एम डैश का वैल्यू मैं पुट करूंगा एम इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब, ओके, इंटू आर कैप। तो ऐसा होगा। तो अब देखिएगा ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा। ठीक है, मतलब एक ही आर बचने वाला है यहाँ पर, सिर्फ आर बचने वाला है यहाँ पर। ठीक है, लगा तो क्यूब को कट करता हूँ, ये स्क्वायर कट होगा और ये नीचे आर क्यूब एज इट इज रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इंटेंसिटी का, जी इंटू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ओके, इंटू स्मॉल आर, एक आर भी बचा है, इंटू आर क्या, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर, मतलब इनसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना रहेगा, जी एम इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टेल मी। तो तीन अलग अलग जगहों पर, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर, तीनों जगहों पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाला। अब इसका ग्राफ भी निकालने को हमें आता है और ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है।
तो मैं इसे रब कर सकता हूं। कैन आई रब दिस? तीनों फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, तो मैं अब इसे रब कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखिएगा क्या क्या हमें समझ में आया कि जब पॉइंट आउटसाइड था तो मैग्नीट्यूड वाइज उसका आंसर था gm/r²। ओके, और जब वो पॉइंट सरफेस पर था उस स्फीयर के, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था gm/R²। और जब वो पॉइंट इनसाइड था तो एट दैट टाइम क्या आया? gm इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल R³ बराबर है। कि देखो, gm इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। तो ऐसे तीन आंसर मिले। अब बताओ मुझे, अगर वो पॉइंट सेंटर पर ही होता इस मास के, तो फिर स्मॉल आर का वैल्यू कितना होता? स्मॉल आर मतलब क्या था? उस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी मेजर करना चाहते हैं। तो सेंटर पर स्मॉल आर का वैल्यू कितना रहेगा? नो डाउट कैपिटल आर रेडियस है, लेकिन सेंटर पर अगर हम जाते हैं तो स्मॉल आर का वैल्यू डेफिनेटली जीरो रहेगा। तो एट द सेंटर, एट सेंटर अगर हम निकालते हैं तो स्मॉल आर का वैल्यू जीरो रहेगा। और स्मॉल आर का जीरो में वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ई इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड और सेंटर पर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर जीरो रहेगा, और जैसे जैसे सरफेस की ओर जाने वाले हैं हम, वैसे वैसे स्मॉल आर धीरे 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 बढ़ने वाला है। ओके, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कब अटेन करेगा? R² में। और सरफेस के बाहर जाने के बाद ये रिड्यूस होता रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² रहेगा। मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ओके, और यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल R² के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहेगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं ना, ये ग्राफ किसका वर्सेस किसका है? दिस ग्राफ इज वर्सेस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस दिस ग्राफ इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का रहेगा स्मॉल आर। ओके, तो आप देखिएगा ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आर का वैल्यू जीरो है तो आई का वैल्यू भी जीरो है। ओके, सेंटर पर। अब हम सेंटर से आगे जा रहे हैं, तो आपको पता है कि इस रीजन में ग्रेविटेशनल और ये सभी निगेटिव साइन होने के कारण आपको पता है कि ये फील्ड अट्रैक्टिव होने के कारण हमें ये सभी ग्राफ्स कहाँ पर निकालने पड़ेंगे? फॉर मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव है और इंटेंसिटी निगेटिव है, इस वजह से हमें ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आर का वैल्यू प्लस है और आई का वैल्यू निगेटिव है। ये सभी वैल्यू आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होने के कारण ये सभी वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज निगेटिव में है। इसी वजह से हम ये निगेटिव में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, मतलब ये आर का वैल्यू जब जीरो है तब आई का वैल्यू जीरो है। फिर आई का वैल्यू जैसे जैसे मतलब आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आई का वैल्यू बढ़ने वाला है निगेटिव डायरेक्शन में, -1 -2 -3 ऐसा। ओके, क्योंकि इस रीजन में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर को, इस वजह से स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से इक्वल नहीं होता है तब तक। जैसे ही स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से इक्वल होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू अटेम्प्ट करेगा। और इसके बाहर जब हम जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर है। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगा, और ये ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व होगा। ओके, कहाँ पर जीरो होगा ये बता नहीं सकते हम, ऐसे ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। ठीक है, आ गए बच्चों समझ में? ये केस कौन सा है आप देखिएगा, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर इनसाइड। ये केस कौन सा है? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड रीजन। ओके, तो ऐसा ये पूरा ग्राफ आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अभी तक जितना पार्ट मैंने पढ़ाया उतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन है।
बताओ मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा? एट विच पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम? इनसाइड नहीं, कौन से कंडीशन में मैक्सिमम होगा? व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा ना, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है निगेटिव साइन, निगेटिव डायरेक्शन में। ओके, और सबसे मिनिमम कहां पर होगा? सबसे मिनिमम कहां पर होगा? सेंटर पर। राइट आंसर है, सेंटर पर मिनिमम होगा और सरफेस पर मैक्सिमम होगा। ओके, सरफेस पर कह सकते हैं हम स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब इस सरफेस है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है। तो ऐसा भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए, जो अंदर से भरा हुआ था। अभी हमें ऐसा ही डेरिवेशन कुछ करना है होलो स्फीयर के लिए, लेकिन मीटिंग का टाइम खत्म हुआ है, फिर से रिलॉग इन करो। ओके।